नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी सीरीज लेके आए जो कि काफी हेल्पफुल है। बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे लीजिए, बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन दे लीजिए या कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना क्या है अनिवार्य। तो इस एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग दो टॉपिक देख चुके हैं। पहला तो देखिए कि पृथ्वी के सतह पर कौन कौन सा बल लगता है, जो अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, इसके बारे में देख लिए। फिर जो सेकेंड क्लास हम लोग लिए उसमें ज्वालामुखी वोल्केनो के बारे में देखे। आज का जो टॉपिक है ये हमारा है भूकंप, अर्थक्वेक। जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी 7th क्लास के एनसीईआरटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक आप देख रहे हो आपके सामने भी है कि यह भूकंप के बारे में बतलाया। तो जैसे कि हमारा टीचिंग स्टाइल है, पहले हम क्या करते हैं, भूकंप को समझा देते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी को हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे ताकि एक डेप्थ नॉलेज भी हो जाएगा और एनसीईआरटी भी आपका कवर हो जाएगा। जो टॉपिक है ये है भूकंप। एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ यही समझ में आ जाएगा। देखिए भूकंप, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो पता भी होगा कि भूकंप जो है वह दो शब्दों से मिलके बना। हिंदी में अगर देखें तो स्पष्ट रूप से लग रहा है। भू मतलब पृथ्वी, अर्थ या पृथ्वी का सतह कह सकते हैं। और कंप मतलब क्या हो जाएगा, कंपन, यानी कि पृथ्वी के सतह का अचानक से कंपन होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और अचानक से क्या करें, यहाँ का सतह डोलने लगे, या आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और अचानक से आपके रूम का बेड जो है यह क्या करे, हिलने लगे, तो आप समझ जाइए क्या आ रहा है, भूकंप है। तो भूकंप यह क्या है, एक नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक घटना है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी का सतह अचानक से क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है। और हम पढ़ाए थे, जब बल पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि भूकंप को हम किस में रखेंगे, अंतर्जात बल में रखेंगे। और अंतर्जात बल में भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, कैटास्ट्रॉफिक फोर्स, यानी कि विध्वंसक बल के अंतर्गत आ जाएगा। हम बताए थे कि अंदर से जो भी बल लगता है, पृथ्वी के सतह के अंदर से जो भी बल लगता है उसको अंतर्जात बल कहते हैं। और वैसा अंतर्जात बल जो अचानक से लगे उसको हम लोग विध्वंसक बल कहते हैं। तो भूकंप भी देखिएगा कि अचानक से आता है, इसके बारे में हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखे हैं, आपको विध्वंसक बल के कैटेगरी में रखे। अब देखिए भूकंप के दौरान एक तरंग जो है यह उत्पन्न होता है। इस तरंग को हम लोग सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंग के नाम से जानते हैं। तो जहां भी यह वर्ड सिस्मिक आ जाए समझ जाएगा यह किससे संबंधित होगा, तो यह भूकंप से क्या होगा, संबंधित होगा। इसलिए भूकंप का जो अध्ययन है, भूकंप का जो स्टडी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्योंकि सिस्मोलॉजी दो शब्दों से मिल के बना। सिस्मो मतलब क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, और लॉजी मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। तो भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे कि भूकंप के दौरान जो तरंग उत्पन्न होता है उस तरंग को सिस्मिक वेव कहते हैं। इसका भी आगे टाइप देखेंगे। और इस भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना। अब दो शब्द और भी आता है, एक होता है फोकस और दूसरा होता है एपी सेंटर, यानी कि भूकंप मूल, और दूसरा अधिकेंद्र या उद्गम केंद्र एवं अधिकेंद्र। अगर हिंदी में अगर देखें तो इसको हम लोग कहते हैं उद्गम केंद्र, और एपी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कि यह अर्थ है, यह पृथ्वी है, इसके नीचे, सतह के नीचे कोई एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से भूकंपीय तरंग क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जहां से भूकंपीय तरंग निकलना आरंभ हुआ, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, उद्गम मतलब जहां से ओरिजिन हो रहा है, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या इसी को हाइपो सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो टर्म का खेल है, कभी कभी शब्द फंसा देगा।
और यह भूकंपीय तरंग पृथ्वी के सतह पर आकर ये चारों दिशा में क्या होता है, फैलता है। तो जिस बिंदु से फैलना आरंभ किया, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। इसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। अगर हम तोड़ के देखें इस शब्द को, तो अधि मतलब ऊपर, अधि मतलब ऊपर, और केंद्र तो जानते ही सेंटर, क्योंकि यह केंद्र के ऊपर है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वैसा बिंदु जहां से भूकंपीय तरंग उद्गम करता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र, या उसी को इंग्लिश में फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और पृथ्वी के सतह पर वैसा बिंदु जो उद्गम केंद्र के ऊपर मौजूद हो और जहां से भूकंपीय तरंग चारों दिशा में फैलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा, अब इसका कारण देखते हैं, काउज ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का कारण क्या होता है, भूकंप का कारण। तो 3 मूल कारण है इसका, वैसे तो बहुत सारा माना जा सकता है, लेकिन बेसिक 3 रीजन है। पहला को क्या कहते हैं, टेक्टोनिक रीजन, विवर्तनी कारण, विवर्तनी कारण। दूसरा है वोल्केनिक, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के कारण। और तीसरा हमारा होता है, वोल्केनिक रीजन लिख सकते हैं, और तीसरा है एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित कारण, मानव जनित कारण। एकदम बेसिक से तोड़ के पढ़ा देंगे, एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। देखिए टेक्टोनिक रीजन क्या है, तो आपको बताए भी थे पहले कि जो पृथ्वी का सतह है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, भूप्रपट्टी जो है वह सतत नहीं है, छोटे छोटे खंड में बटा है। उस खंड, उस टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, विवर्तनी प्लेट कहते हैं। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में टक्कर करते हैं तो क्या आएगा, कंपन उत्पन्न होगा। जैसे आप कार में बैठे हुए हैं और 2 कार अचानक से आमने सामने टक्कर करे तो उसमें बैठे जो व्यक्ति हैं उसको कंपन महसूस होगा, झटका महसूस होगा। इसी प्रकार से जब 2 टेक्टोनिक प्लेट टक्कर करता है तो कंपन उत्पन्न होता है, यही भूकंप का कारण बनता है। तो जो अधिकांश भूकंप इस पृथ्वी पे आता है उसका मुख्य कारण है टेक्टोनिक प्लेट का आपस में टकराना। तो देखिएगा, एक बार टक्कर किया तो जोरदार झटका महसूस होगा, लेकिन फिर ये पीछे हटता है तो एक बार और झटका महसूस होता है। तो मुख्य भूकंप के बाद जो दोबारा झटका महसूस होता है उसको आफ्टर शॉक कहते हैं। देखिएगा, जब कभी भूकंप आता है तो लोग कहते हैं चौकन्ना रहो, 24 घंटे के बाद फिर झटका महसूस हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो पहली बार जो आमने सामने टकराया तो जोरदार भूकंप आया, वह मुख्य भूकंप था, लेकिन 24 घंटा के अंदर में ये क्या होगा, पीछे हटेगा, कभी कभी 48 घंटा भी हो सकता है। तो दोबारा हल्का जो झटका महसूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आफ्टर शॉक कहते हैं। तो टेक्टोनिक रीजन समझ गए कि अधिकांश भूकंप आने का कारण क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट का, विवर्तनी प्लेट का आपस में टकराना। ज्वालामुखी कारण क्या है, तो जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके आसपास का क्षेत्र में कंपन उत्पन्न हो जाता है। अभी जो दिवाली का सीजन है, आप पटाखा छोड़ के देखिए, आपको लगेगा कि आसपास के जो ये सतह है उसमें कंपन उत्पन्न हुआ है। तो उसी प्रकार से सोचिए, एक छोटे से पटाखा में कंपन उत्पन्न हो सकता है, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा तो कितना कंपन उत्पन्न होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कारण। अब मानव जनित कारण क्या है, तो पहले माना जाता था कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, ये केवल प्रकृति के द्वारा लाया जा सकता है, मानव का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा साइंस विकसित कर गया है
कि हम लोग भी एक कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे देखिएगा पोखरण में जब हम लोग परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो उसके आसपास के गांव को खाली करवा दिया गया था, क्योंकि यह इतना वेव क्रिएट किया कि आसपास के क्षेत्र में कंपन उत्पन्न हो गया। अब मान लीजिए हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब पटका गया, उसके कारण उसके क्षेत्र में जो कंपन उत्पन्न हुआ वह भी तो आपका क्या है, भूकंप ही है। कंपन उत्पन्न मतलब भूकंप हो गया। तब मानव भी चाहे तो आसपास के क्षेत्र में कंपन उत्पन्न करवा सकता है, उसको हम लोग मानव जनित कारण कहते हैं। हालांकि जो मैक्सिमम भूकंप होता है वह किसके कारण आता है, आपको टेक्टोनिक के कारण। अब भूकंप का प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब हम लोग देखते हैं भूकंप का प्रकार। देखिए भूकंप जो है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतर प्लेट भूकंप, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर प्लेट अर्थक्वेक। अंतर प्लेट भूकंप। और दूसरा होता है अंतरा प्लेट भूकंप। दूसरा हमारा होता है अंतरा प्लेट भूकंप। अंतरा प्लेट भूकंप। अब ये अंतर प्लेट भूकंप क्या है या अंतरा प्लेट भूकंप क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। जैसे यह मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट, विवर्तनी प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। अब दोनों के बीच टक्कर हो तो ये जो क्षेत्र है किनारा वाला पार्ट है, इसको प्लेट मार्जिन कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट मार्जिन। प्लेट किनारा, मार्जिन मतलब क्या होता है, किनारा। तो वैसा भूकंप जो इस छोर पे आता हो, प्लेट मार्जिन पे आता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर प्लेट भूकंप, इंटर प्लेट अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। अंतर प्लेट भूकंप के नाम से जानते हैं। लेकिन ये किनारा से दूर किसी क्षेत्र में भूकंप आ रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, अंतरा प्लेट भूकंप कहते हैं, इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक कहते हैं, अंतरा प्लेट भूकंप के नाम से जानते हैं। तो वैसा भूकंप जो प्लेट मार्जिन पे, प्लेट किनारा पे आता है उसको क्या कहते हैं, अंतर प्लेट भूकंप। जो प्लेट मार्जिन से दूर आता है उसको क्या कहते हैं, अंतरा प्लेट भूकंप। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्राइवर सीट पे बैठा हो और दो कार के बीच टक्कर हो जाए, तो आमने सामने जो ड्राइवर सीट पे बैठा है वो क्या होगा, ज्यादा झटका महसूस करेगा, यानी कि अंतर प्लेट था। और जो बैक सीट पे बैठा होगा उसको कम झटका महसूस होगा। ये ड्राइवर सीट पर था तो ज्यादा झटका महसूस करेगा, जो ड्राइवर सीट से आगे है इसको कम झटका महसूस होगा। यानी कि जो अंतर प्लेट भूकंप है वो ज्यादा इंटेंस, ज्यादा तीव्र होता है किसके तुलना में, अंतरा प्लेट भूकंप की तुलना में क्या होता है, ज्यादा तीव्र होता है। तो ये अगर स्टेटमेंट दे दे कि सही है या गलत है तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है ये हमारा है भूकंपीय तरंग, जिसको कहते हैं सिस्मिक वेव। भूकंपीय तरंग। देखिए भूकंपीय तरंग तो नाम से ही क्लियर है कि भूकंप के दौरान जो तरंग उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं। क्योंकि कंपन अगर हो रहा है तो तरंग वहां जरूर होगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो यह साउंड वेव है, तरंग है, तो मेरे गले में कंपन जरूर हो रहा होगा, तो कंपन है तो वेव होगा। इसी प्रकार से पृथ्वी के सतह में कंपन है तो तरंग जरूर उत्पन्न हुआ होगा। वही तरंग क्या कहलाता है, भूकंपीय तरंग के नाम से जानते हैं। अब भूकंपीय तरंग को हम दो भागों में बांटे हैं। एक को कहते हैं पिंड तरंग, बॉडी वेव। एक को कहा जाता है पिंड तरंग और दूसरे को कहा जाता है पृष्ठ तरंग, सरफेस वेव।
दूसरे को हम लोग पृष्ठ तरंग के नाम से, सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या है, पिंड तरंग भी दो प्रकार का, एक को पी तरंग कहें और दूसरे को क्या कहते हैं, एस तरंग कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे पृष्ठ तरंग भी दो प्रकार का, एक को एल तरंग कहें और दूसरे को क्या कहा जाता है, आर तरंग के नाम से जानते हैं। इसको नोट भी कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये। तो ये हमारा पिंड तरंग और पृष्ठ तरंग है, लेकिन होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सब कुछ डायग्राम के माध्यम से ही समझ जाइएगा। देखिए मान लीजिए यह अर्थ है, पृथ्वी है, तो कुछ तरंग उद्गम केंद्र से होके चलता है इस प्रकार से, तो वैसा भूकंपीय तरंग जो पृथ्वी के आंतरिक परत से होकर गुजरता है उसको क्या कहते हैं, पिंड तरंग कहते हैं, बड़ी वेव के नाम से जानते हैं। तो वैसा भूकंपीय तरंग जो पृथ्वी के आंतरिक परतों से विचरण करता है उसको बड़ी वेव कहते हैं, और वैसा भूकंपीय तरंग जो पृथ्वी के सतह पर चलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस वेव के नाम से जानते हैं, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठ तरंग के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि बताएं कि बड़ी वेव जो है, पिंड तरंग जो है, यह दो प्रकार का, एक को हम लोग कहते हैं पी वेव, पी तरंग, काफी महत्वपूर्ण है। इस बार के यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछे हुए पी तरंग से संबंधित। तो देखिए पी तरंग जो वर्ड बना, पी मतलब दो होता है, पुश भी होता है, दूसरा प्राइमरी वेव भी होता है। इसको प्राइमरी वेव भी कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। प्राथमिक मतलब चूंकि यह तरंग पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी वेव कहते हैं या प्राथमिक तरंग कहते हैं। जैसे हम अपने जीवन में जिस विद्यालय में पहली बार जाते हैं उसको प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, इसी प्रकार से यह तरंग सबसे पहली बार पृथ्वी के सतह पर आता है इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी वेव कहते हैं, या इसको पुश वेव भी कहा जाता है क्योंकि यह चट्टान को धक्का मारता है, आगे बतला रहे हैं, या इसी को हम लोग पुश वेव के नाम से भी जानते हैं। चूंकि यह पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचता है तो इसका चाल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका चाल लगभग, स्पीड जो होता है, चाल जो होता है ये लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका यह एक और विशेषता है कि यह ठोस और द्रव दोनों से होकर क्या हो सकता है, गुजर सकता है। ठोस और द्रव दोनों से होकर क्या कर सकता है, गुजर सकता है। और इसका है कि जिस दिशा में यह विचरण करता है, जिस दिशा में यह चलता है, उसी दिशा में चट्टान को क्या करता है, कंपन करवाता है। जैसे ये चट्टान है और ये प्राथमिक तरंग चल रहा है, तो जिस दिशा में प्राथमिक तरंग चलेगा उसी दिशा में चट्टान क्या करेगा, कंपन करेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे चट्टान को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुश वेव कहते हैं। पी तरंग मानव के द्वारा अनुभव नहीं किया जाता। हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं और पी तरंग आ भी रहा होगा तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जीव जंतु जो है यह पी तरंग को पढ़ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। इसलिए देखिए कुत्ता अजीब सा व्यवहार करने लगेगा, पक्षी सब जो है आपको हट के व्यवहार करने लगेगी, तो उनका जो है अलग व्यवहार से हम लोग पकड़ लेते हैं कि कुछ होने वाला है, प्राकृतिक आपदा आने वाला है। तो मानव के द्वारा तो अनुभव नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ जंतु जो है वह पी तरंग को आभास कर लेते हैं। दूसरा जो तरंग है यह एस वेव है, नाम से ही क्लियर है यह सेकेंडरी वेव है। इसका चाल जो है प्राथमिक तरंग से कम होता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। इसका विशेषता है कि यह ठोस से होकर तो गुजर सकता है परंतु द्रव से होकर नहीं गुजर सकता है। तो इसका क्या है कि ठोस से होकर गुजरता है, ठोस से होकर गुजरता है परंतु द्रव से होकर नहीं, द्रव से होकर नहीं।
ठीक है, तो यह केवल ठोस से ही गुजर सकता है। तो याद रखिएगा कि बाह्य कोर जो है, जो आउटर कोर जो है पृथ्वी का, ये द्रव अवस्था में, बाह्य कोर जो है यह किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो यह बाह्य कोर से होकर नहीं गुजर सकता है। तो पूछ भी देगा कि एस तरंग किस परत से होकर नहीं गुजरता है, तो इट कैन नॉट पास थ्रू द आउटर कोर, यह बाह्य कोर से होकर नहीं गुजरता है। अगला इसका विशेषता है कि यह जिस दिशा में विचरण करेगा उसके लंबवत दिशा में चट्टान क्या करता है, कंपन करता है। जैसे अगर एस तरंग इस प्रकार से जा रहा है तो चट्टान ऊपर नीचे क्या करता है, कंपन करता है। आगे हमारा है पृष्ठ तरंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस वेव कहते हैं। तो अभी हम जस्ट बतला दिए कि वैसा तरंग जो पृथ्वी के सतह पर विचरण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तरंग कहते हैं। और पृष्ठ तरंग भी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं एल तरंग, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एल वेव कहते हैं, और दूसरे को क्या कहा जाता है, आर वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। एल जो शब्द है एक साइंटिस्ट से लिया गया है, लव वेव, उनके नाम से लिया गया, तो यह लव वेव हुआ। और आर जो है यह रेलिग से लिया गया, तो इनको कहा जाता है रेलिग वेव। दोनों क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। एल तरंग जो है यह एस तरंग के ही तरह रहता है, मतलब यह चट्टान को लंबवत दिशा में कंपन करवाएगा। यानी कि यह क्या है, रॉक को, चट्टान को लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपन करवाता है। यानी कि जिस दिशा में चलता है उसके लंबवत दिशा में यह कंपन करवाता है। लेकिन आर तरंग जो है यह जल तरंग की तरह, आपको वाटर में, पानी में अगर कंकड़ मारिएगा तो जल तरंग गोल गोल जो बनता है उसी प्रकार से आर तरंग भी होता है। तो जब भी भूकंप आता है तो समाचार में अगर देखते होंगे तो आपको ये आर वेव ही दिखाता होगा। तो दे देगा कौन सा भूकंपीय तरंग है जो जल तरंग की तरह रहता है, तो वह कौन है, आर वेव। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में एनसीईआरटी में आपको। तो पहला लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर ले तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के सतह में क्या होता है, कंपन होता है। अभी जस्ट बतला दिए कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएगा तो भूकंप आता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को क्या कहा जाता है, भूकंप के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र, या उसी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कि सतह पर उसका जो निकटतम स्थान है उसी को एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करते हैं। हम बताएं कि अधिकेंद्र से ही आपको चारों ओर क्या होता है, फैलता है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। तो अंडरस्टूड है कि भाई अधिकेंद्र के पास तरंग ज्यादा निकल रहा है तो उसके समीप क्या होगा, कंपन ज्यादा होगा, क्षति ज्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तरंग का तीव्रता घटेगा, इंटेंसिटी घटेगा और उसका क्या होते चला जाएगा, आपका जो भूकंप से जो क्षति होगा वह क्या होगा, कम होगा। उद्गम केंद्र के बारे में लिखा भी है यहाँ, अगर देखिएगा वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और देखिए एनसीईआरटी में जिस चीज को हम पूरे डिटेल में बतलाएं, यहाँ ये लिखा हुआ है कि भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, पी तरंग अथवा अनुदैर्घ्य तरंग है, एस तरंग अथवा अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग अथवा पृष्ठीय तरंग। एक और हम आपको बतला दिए आर तरंग के बारे में, तो इसके बारे में भी हम आपको क्या किए हैं, डिटेल बतला दिए। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, भूकंप का तीव्रता किसको कहते हैं, भूकंप का परिमाण किसको कहते हैं, रिक्टर पैमाना क्या है, ये सभी के बारे में कल हम देखेंगे।
तो अरोमा क्लासेस अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो और भी अलग सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी का आपको क्लास वहां पे मिल जाएगा, वो भी मिनिमम फी में। अभी दिवाली का ऑफर भी चल रहा है कि 50% डिस्काउंट है सभी कोर्सेज पे, खासकर एनसीईआरटी पे भी आपको मिल जाएगा। तो जरूर से जरूर अरोमा क्लास ऐप डाउनलोड कर दे, उसका लिंक हम इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।